अंतरिक्ष और ब्रह्मांड हमेशा से ही इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। अंतरिक्ष और ब्रह्मांड को समझने की रुचि साल दर साल बढ़ती ही चली जा रही है और इसी कारणवश पिछले कुछ दशकों में इंसानों ने अंतरिक्ष मिशन करने और इस रहस्यमय ब्रह्मांड को समझने के लिए बेइंतहा पैसा लुटाया है। नासा और स्पेसएक्स जैसी स्पेस एजेंसीज तो अब एक कदम आगे हैं, दूसरे ग्रहों पर इंसानों को बसाने में जुटी हुई हैं। यकीनन पिछले कुछ दशकों में अंतरिक्ष को लेकर हमारे समझ में एक बहुत ही तेज इजाफा हुआ है। इन कुछ सालों में हमने अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत सी चीज़ों को जाना और समझा है। कई ऐसे राजों से पर्दा उठाया जो एक वक्त केवल किस्से और कहानियों का हिस्सा थे। इसके बावजूद, इतने एडवांसमेंट के बावजूद भी कई लोगों को स्पेस के बारे में ठीक जानकारी नहीं है। हॉलीवुड में दिखाई जाने वाली स्पेस मूवीज स्पेस से जुड़ी कई सारी भ्रांतियां फैलाने का काम करती हैं। मूवीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिल्म मेकर साइंटिफिक फैक्ट्स की ओर ध्यान नहीं देते हैं और इसी कारण लोग उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करने लगते हैं जैसा कि उन्हें फिल्मों में या आम जिंदगी में दिखाया जाता है। लेकिन अंतरिक्ष की वास्तविकता फिल्मों की काल्पनिक दुनिया से बेहद अलग है। आज के इस वीडियो में हम स्पेस से जुड़े कई सारे ऐसे मिथ्स को देखेंगे जिन्हें आज भी लोग सच मानते हैं। हमारा सूरज जलते हुए आग का गोला है। यह एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमारा सूरज जलते हुए आग का गोला है। दरअसल आग या फायर एक केमिकल रिएक्शन होती है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन सूरज पर ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज पर कभी आग लग ही नहीं सकती। इससे इतना तो साफ हो जाता है कि सूरज आग का गोला नहीं है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर सूरज आग का गोला नहीं है तो क्या है, और अगर ऐसा नहीं है तो सूरज इतना चमकता और गर्म क्यों है। मैं आपको बता दूं कि सूरज की चमक और इतना गर्म होने का कारण आग नहीं बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन नामक एक प्रक्रिया है, जिसके तहत सूरज के कोर में अत्यधिक दबाव के कारण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सभी धूमकेतु अर्थात कॉमेट्स की पूंछ या टेल होती है। जब भी हमें कॉमेट की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में एक बर्फीले पत्थर और उसके साथ एक गैस और डस्ट से भरी बेहद ही लंबी टेल का ख्याल आता है। आखिरकार हमने किताबों और फिल्मों में कॉमेट्स को कुछ इसी प्रकार से तो देखा है, लेकिन आपको बता दें कि यह पूरी सच्चाई नहीं है। कॉमेट्स डस्ट, आइस और गैस से मिलकर बनी एक फ्लोजन ऑब्जेक्ट होते हैं। यही कॉमेट्स जब सूर्य के नज़दीक आने लगते हैं तब उस दौरान इनमें मौजूद बर्फ और गैस पिघलकर भाप में बदलने लगते हैं और एक विशालकाय टेल की रचना करते हैं जो सूरज की दिशा से अलग होते हैं, जो सूरज की दिशा से उलट होते हैं और सूरज की रोशनी के कारण चमकने लगते हैं। लेकिन क्या सभी कॉमेट्स ऐसे ही होते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जब तक कॉमेट सूरज से कुछ खास दूरी पर नहीं आ जाते तब तक उनमें मौजूद बर्फ और गैस पिघलते ही नहीं हैं और इसी कारण टेल की रचना भी नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर नेपच्यून के ऑर्बिट से बाहर और सोलर सिस्टम के अंतिम छोर यानी कि ओट क्लाउड के क्षेत्र में मौजूद कॉमेट्स में टेल नहीं होता है। न्यूक्लियर वेपन की सहायता से धरती की ओर बढ़ रहे एस्टेरॉयड्स को नष्ट किया जा सकता है। आपने कई सारे फिल्मों में देखा होगा कि एक रॉकेट की मदद से एक बम को एस्टेरॉयड के सामने ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे वह एस्टेरॉयड कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? और क्या न्यूक्लियर वेपन के जरिए एस्टेरॉयड से हम धरती को बचा सकते हैं? वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा संभव ही नहीं है। एस्टेरॉयड्स पत्थरों से बने एक पिंड होते हैं। अगर एक एस्टेरॉयड को न्यूक्लियर वेपन की मदद से ब्लास्ट कर दिया जाता है तो इससे खतरा और बढ़ सकता है। ऐसा कुछ करने पर एस्टेरॉयड कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे और वे सारे टुकड़े सीधा धरती के ओर गिरेंगे, जिससे धरती पर छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स की बारिश सी हो जाएगी। और यह जरूरी नहीं कि सारे एस्टेरॉयड्स धरती के वातावरण में जलकर खाक हो जाएं। संभव है कि कई छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स पूरी तरह वायुमंडल में खत्म न हो और धरती पर ही आकर गिरें, जिससे एक भारी तबाही हो सकती है। इससे अच्छा तो ये रहेगा कि एक प्लान्ड मिशन के तहत धरती की कक्षा के नजदीक आने से पहले ही एस्टेरॉयड्स की दिशा को बदल दिया जाए। हालांकि ऐसा टेक्नोलॉजी अभी तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है, पर उम्मीद है कि भविष्य में वो इसे हासिल कर लेंगे और धरती पर एस्टेरॉयड्स का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। प्रकाश की गति कमान हमेशा ही सबसे तेज होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यकीनन प्रकाश को कुछ भी पीछे नहीं छोड़ सकता। और ये बात बिल्कुल सही है कि प्रकाश सबसे ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति से गति करता है।
लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि ऐसा केवल स्पेस के वैक्यूम में ही होता है। प्रकाश की गति अन्य दूसरे मीडियम में कम हो जाती है, जैसे कि हवा या पानी में। प्रकाश उस गति से ट्रेवल नहीं करता जिस गति से वह वैक्यूम में ट्रेवल करता है। आज वैज्ञानिकों के पास ऐसे ही कई सारे तरीके हैं जिसकी मदद से वे प्रकाश की गति को बेहद धीमा कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ पार्टिकुलर मीडियम में इलेक्ट्रॉन भी प्रकाश के बराबर या उससे तेज उस मीडियम में गति करता है। गैस जाइंट प्लैनेट केवल गैस से मिलकर बने होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी प्लैनेट जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को गैस जाइंट्स कहा जाता है, क्योंकि इन प्लैनेट्स का वातावरण और सतह गैस से मिलकर बना होता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये पूरे के पूरे प्लैनेट्स केवल गैस से मिलकर ही बने होते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि थ्योरी ये बताती है कि प्लैनेट्स का कोर सॉलिड होता है। इससे ये साबित हो जाता है कि गैस जाइंट्स केवल गैस से मिलकर नहीं बने होते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट में दाखिल होने वाले स्पेसक्राफ्ट नष्ट हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे कई लोग आज भी सच मानते हैं। हॉलीवुड मूवीज में अक्सर एक स्पेसक्राफ्ट को दिखाया जाता है जिसका सामना कई सारे पत्थरों से होता है। बेसिकली ये एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है जिससे एक स्पेसक्राफ्ट गुजरता है और कई बार स्पेसक्राफ्ट किसी पत्थर से टकरा कर नष्ट हो जाता है। खैर, ये तो मूवीज की दुनिया थी। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट सूरज से 200 मिलियन मील दूर हो जाता है और यह लगभग 100 मिलियन मील की दूरी पर फैला हुआ है। यह बात बिल्कुल सही है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट एस्ट्रॉइड से भरा पड़ा है, लेकिन वह बात जो आपको कोई नहीं बताता वो ये है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉइड एक दूसरे से दूरी काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही इनमें एस्ट्रॉइड्स की संख्या भी ज़्यादा नहीं है। अगर इस बेल्ट में मौजूद सारे एस्ट्रॉइड्स को मिला दिया जाए तभी भी उन सब का मास हमारे चांद के मास का केवल 4% ही होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि एस्ट्रॉइड बेल्ट एस्ट्रॉइड से खचाखच भरा नहीं है, बल्कि ये एक सुनसान सी जगह है जहाँ थोड़े बहुत एस्ट्रॉइड्स ही मौजूद हैं और किसी भी स्पेसक्राफ्ट से इन एस्ट्रॉइड्स से टकराने की संभावना बेहद कम है। नासा द्वारा किए गए पायोनियर और वाइजर मिशन को भी एस्ट्रॉइड बेल्ट से गुजारना था और उस मिशन के दौरान ये दोनों स्पेसक्राफ्ट की टक्कर किसी भी एस्ट्रॉइड से नहीं हुई थी। ये इस बात का सबूत है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉइड्स की दूरी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है। स्पेस में जाने के तुरंत बाद आप वेटलेसनेस महसूस करेंगे। सभी वैज्ञानिक इस बात पर सहमति जताते हैं कि अंतरिक्ष ऊपर से शुरू हो जाता है। इसके बाद से धरती का वातावरण लगभग सभी वैज्ञानिक इस बात पर सहमति जताते हैं कि अंतरिक्ष 62 मील से धरती से 62 मील से ऊपर से शुरू हो जाता है। इसके बाहर सब वैक्यूम जैसा ही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस पॉइंट के ऊपर जाने के बाद आप अचानक से वेटलेसनेस महसूस करने लगेंगे। अगर आप एक एक्सेलरेटिंग रॉकेट में होंगे तो यकीनन आपको धरती की ग्रेविटी महसूस होगी। आपको वेटलेसनेस तभी महसूस होगा जब आप फ्री फॉल की स्थिति में होंगे। किसी भी चीज़ को ऑर्बिट करने का मतलब होता है उस चीज़ के चारों तरफ हमेशा के लिए गिर जाना। जैसे कि हमारा चांद धरती की तरफ, धरती सूरज की तरफ और सूरज गैलेक्सी के केंद्र के चारों तरफ फॉल कर रहा है। अगर आप धरती से 250 मील ऊपर होते तो आपको 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती को ऑर्बिट करना पड़ता, तब जाकर आपको वेटलेसनेस महसूस होते। यह वही स्पीड है जिस स्पीड से स्पेस स्टेशन और उसमें मौजूद अंतरिक्ष यात्री धरती का चक्कर लगाते हैं। हम रात के आसमान में अनगिनत तारों को देख सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम रात के आसमान में अनगिनत तारों को देख सकते हैं। रात के आसमान में देखने पर पूरा का पूरा आसमान तारों से भरा होता है और इन तारों को एक एक करके देख पाना बेहद ही मुश्किल होता है। इसलिए लोग यह मानते हैं कि आसमान में अनगिनत तारे हैं और इन तारों की गिनती करना संभव नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। रात के आसमान में हम कुछ खास अपेरेंट मैग्नीट्यूड के तारों को ही अपनी आंखों से देख पाते हैं। जो तारे धरती से बहुत दूर होते हैं या फिर जिन तारों की ब्राइटनेस बहुत कम होती है, वो धरती से दिखाई नहीं देते। वैज्ञानिकों के एक रफली एस्टिमेट के मुताबिक आसमान में हम केवल 3000 तारों को ही नंगी आंखों से देख सकते हैं, एक समय पर एक जगह से देख सकते हैं। इससे ज़्यादा तारों को देख पाना इंसानी आंखों के लिए संभव ही नहीं है। ग्रहों को उसी दिशा में ऑर्बिट करते हैं जिस दिशा में वह ग्रह रोटेट करती है। यह बात सौर मंडल में मौजूद सभी चांदों के लिए तो सही है, लेकिन नेपच्यून का चांद
ट्राइटम इस रूल को फॉलो नहीं करता है। ट्राइटम नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है और यह सौर मंडल का एकमात्र ऐसा चांद है जो प्लैनेट के विपरीत दिशा में चक्कर काटता है। यह चांद हर साल नेपच्यून के करीब चला जाता है और एक वक्त ऐसा आएगा जब इसकी टक्कर नेपच्यून से हो जाएगी। हम जल्द ही इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा कर सकेंगे। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि इंटरस्टेलर स्पेस 2 तारोमंडलों के बीच मौजूद स्पेस स्टेशन होता है। यह सौर मंडल के आखिरी छोर के बाद शुरू हो जाता है। अक्सर हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है कि स्पेसक्राफ्ट की मदद से अंतरिक्ष यात्री इंटरस्टेलर स्पेस की यात्रा करते हैं। इसी कारण कुछ लोग ये मान लेते हैं कि जल्द ही इंसान भी इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि हम अभी अपने ही पड़ोसी ग्रह मंगल तक जाने में ही असमर्थ हैं। इंटरस्टेलर स्पेस तो बहुत दूर की बात है। मंगल ग्रह हम सभी के लिए 2.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर मौजूद है, जहाँ तक जाने में हमें 9 महीने का समय करंट टेक्नोलॉजी के अनुसार लगेगा। वही हमारा सबसे नज़दीकी तारामंडल हमसे 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। आपको बता दें कि 1 लाइट ईयर लगभग 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। इस हिसाब से 4 लाइट ईयर्स का मतलब होगा 2,40,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अगर हम अपनी करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी चले तो भी वहाँ तक पहुँचने में हमें कई 100 सालों का वक्त बीत जाएगा। वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई रॉकेट जो हमें अल्फा सेंचुरी तक ले जा सकता है बनाना संभव ही नहीं है। एक इंसान की आयु लगभग 80 साल होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एस्ट्रोनॉम 20 साल की उम्र से भी किसी ऐसे यान में बैठकर इंटरस्टेलर स्पेस की यात्रा शुरू कर जाए तो वहाँ तक पहुँचने तक एस्ट्रोनॉट की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ तक कि कई पीढ़ियाँ बीत जाएंगी, तब भी हम दूसरे तारामंडलों पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये मिथ्स स्पेस के बारे में पहले से पता नहीं थे और इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। थैंक